हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। विदेशों की खबरें तो हम लगातार आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन देश में भी बहुत कुछ हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार जब से 240 वाली सरकार आई है, तब से एक अजीब बेचैनी, परेशानी, माथे पर पसीना, पार्लियामेंट में रोजाना की तू-तू मैं-मैं, ये सब हो रहा है। और ये कब तक चलेगा, ये एनसीपी के एक मेंबर पार्लियामेंट ने साफ कह दिया कि मौसम खराब आने वाला है, अपनी पेटी बांध लीजिए। सरकार में बैठे हुए लोगों को उन्होंने कहा है। यानी ऐसा लग रहा है कि सरकार कब तक चलेगी, ये तो मैं समझता हूं बीजेपी वालों को भी यकीन नहीं है कि ये 5 साल सरकार चलेगी। कब तक चलेगी ये आने वाला, यानी जिसे कहते हैं ना, अगर वाला सवाल नहीं है, कब वाला सवाल है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नागपुर में रहते हैं। आपका ताल्लुक एनसीपी से है और बहुत ही बेबाक अंदाज में न्यूट्रल तरीके से अपनी बात रखते हैं, और उसमें वो ये भी ख्याल नहीं रखते कि कौन नाराज हो जाएगा और कौन खुश होगा। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि मोदी जी के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, जो बेचैनी चेहरे पर नजर आ रही है, उसकी क्या क्या वजह है? पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन अर्ज कर दूं, आदाब अर्ज करूं, फिर आपके सवाल के तरफ आता हूं। आपने पूछा कि मोदी के दिल में क्या चल रहा है और संसद में क्या चल रहा है। इसकी भूमिका अपने दोनों अपनी बातों के बीच में रखा था। जो संसद में चल रहा है उसके विपरीत मोदी के मन में चल रहा है, और जो मोदी के मन में चल रहा है उसका विरोध जो है संसद में चल रहा है। आप पूछेंगे इसमें क्या है। इसमें बड़ा साफ साफ बात यह है कि आपको मालूम है कि दूर 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 बहुत दूर हो गया। समझिएगा, मगरूर जो था आज वो मजबूर हो गया। हमने सोचा था कि गुड़ है, मिठास बढ़ेगा, लेकिन ये तो देखने में सड़ा हुआ घूर हो गया। घूर यानी कूड़ा करकट, ये स्थिति हो गई। तो जो आदमी सिद्धांत से दूर हो जाता है, दुनिया से भी जो अपने आप को अलग बताता है, जो आदमी खुद अपने को नॉन बायोलॉजिकल बोलता है, जो आदमी अपने आप को अवतारित समझता है, जो आदमी जो है कहता है सदन में कि वो बरगला रहे, बहका रहे, गुमराह कर रहे। अब इस पर भी एक बात याद आती है, कह देता हूं आपसे काजमी साहब, जी कि गुमराह करने वाला ही आगाह कर रहा है। गुमराह करने वाला ही आगाह कर रहा है। आयोग सदन का नेता बर्बाद कर रहा है। समझ रहे कि नहीं? योग्यता है नहीं, और ये सदन के समय को नहीं, देश के लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। बजट चल रहा है। अब बजट के कई अर्थ होते हैं, और बजट का काम क्या है? लाना और जनता के खर्च की योजना बनाना, यह स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सारी चीजों का, यातायात का किस तरह से होंगे, पुल का निर्माण का, फौज का, रक्षा का, सारी चीजों का। आप देखें बजट में, आप देखेंगे जो 3 सबसे बड़ी चीजें हैं उसमें कटौती कर दी गई। रक्षा में कटौती कर दी गई, सोचिएगा। स्वास्थ्य में कटौती कर दी गई है। अब आप बताइए, किसान के फंड में भी कटौती कर दी गई। और जब ये सारी चीजें को देख लीजिए, और उसके बाद भी कुर्सी हमारी हिलने ना पाए, जिन बैसाखी पर है उन बैसाखी को तेल लगाया गया। एक बैसाखी बिहार का है, एक बैसाखी आंध्रा का है। इसमें 2-4 खीले सोने के ठोके गए ताकि देखने में शौकीन लगे और बैसाखी मजबूत रहे, क्योंकि लोहे के खीले को जंग लग जाएगा। इसलिए इसमें चांदी और सोने के खीले लगाओ ताकि देखने में सुंदरता भी बढ़ जाएगी, और हमारा क्या नाम है कि बैसाखी मजबूत रहे। अरे भाई, सबका साथ सबका विकास का नारा देते हो, यहाँ केवल 2 बैसाखी का साथ और सब जाए विनाश।
ये क्या है? विकास है कि विनाश है? महाराष्ट्र पर तुम बात नहीं करते हो, हरियाणा पर बात नहीं करते हो, जहां तुम्हारी ट्रिपल इंजन है, महानगर पालिका, प्रदेश की सरकार और तुम्हारी दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश पर कुछ भी नहीं करते हो, जो देश की जनसंख्या का 1/5 हिस्सा है। सोचिए, तो इससे क्या बात करेंगे, इसमें क्या सोचेंगे? विरोधी दलों ने जो बात कही, मैं उसी पर आने वाला था, मैं उसी पर आने वाला था कि विरोधी दलों ने लोकसभा के बाहर, संसद के बाहर एक प्रोटेस्ट किया है, जिसमें उनका कहना है कि आपने सौतेला व्यवहार किया है कई राज्यों के लिए, और बिहार और आंध्र प्रदेश को ही आपने प्रायोरिटी दी है। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कह दिया कि सारे राज्यों का नाम लिया जाना मुश्किल था। आप इसको किस तरह से देखिए? ये बहुत ही अहम सवाल है कि क्या सरकार को बचाने की कीमत पर देश के राज्यों की अनदेखी करनी चाहिए? क्या सिर्फ अपनी सरकार ही चलाना प्रायोरिटी है, या देश की तरक्की भी कोई चीज है? सरकार कोई चीज नहीं है काजमी साहब, सरकार देश के लिए है, देश सरकार के लिए नहीं है। लेकिन मोदी जी, लेकिन मोदी जी जो अपने फैसले ले रहे हैं, उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि वो सिर्फ सरकार बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अब वो सवाल ये है कि जो खुद ही हर तरह की बातों को ठुकरा करके पीएम बना, उसके अंदर जानते हैं देश के लिए पीएम बनना नहीं था, वो देश के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना, वो जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पीएम बना कि अगर वो 3 बार बने थे तो हम भी 3 बार बने। वो ये नहीं सोचा कि हम पीएम बन करके भारत का विकास करेंगे, वो ये सोचा कि हम पीएम बन करके जवाहरलाल नेहरू का मुकाबला करेंगे, ये बात थी, समझ लीजिएगा। और इसलिए उसे ये लगा कहीं बजट में ही सरकार में गिर जाए, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि हमने कह दिया कि विशेष दर्जा नहीं देंगे, अब विशेष दर्जा नहीं दिया, बच्चे ने मोटरसाइकिल मांगा, हमने कहा नहीं दिया, तो फिर पैसा तो दे दो कि मोटरसाइकिल खरीद ले, इसलिए बजट में उन्होंने पैसा देने का काम किया। तो सरकार बचा करके चलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देश को खतरे में डालकर सरकार को बचाना, देश में सौतेला व्यवहार करके सरकार को बचाना, देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करके सरकार को बचाना, देश के लोगों का ध्यान न देकर पूंजीपतियों का ध्यान देते हुए सरकार को बचाना, सरकार बचा करके केवल अपनी प्रतिष्ठा को बचाना। प्रतिष्ठा नजरों में होती है काजमी साहब, प्रतिष्ठा पैसे से, दौलत से और शोहरत से और कुर्सी से नहीं होती है। जनता के दिल में लगना चाहिए कि हमारा पीएम बैठा है। जनता क्या सोच रही है आप जानते हैं। अच्छा, मैं सुनिए, मैं थोड़ा सा और गहराई से चीजें कुछ समझना चाहता हूं। देखिए, इस वक्त जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, ये वो स्पीकर हैं जिनको पहले ही दिन राहुल गांधी ने कह दिया कि आपने मुझसे हाथ मिलाया ऐसे करके, और मोदी जी के सामने आप बिल्कुल नतमस्तक हो गए। तो ये वो बात हमें याद रखनी चाहिए। अब भी जो वीडियो सामने आ रही हैं, जिसमें बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश हम करते हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि स्पीकर के दिल में, दिमाग में कुछ चीजें ऐसी घूम रही हैं कि वो अपोजिशन को भी स्पेस देने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ओम बिरला के दिमाग को समझने की कोशिश की जाए, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, ये देखिए, चूंकि बहुत ही नफसियाती किस्म के हालात हैं। देखिए ओम बिरला जो है सैंडविच बन गया है, दो के बीच में फंस गया है। सच पूछिए तो उसके पास लोकसभा चलाने का न तो एक्सपीरियंस है और न तरीका है। पद अलग होता है और उम्र अलग होती है। जब झुककर मिला तो उन्होंने कहा बुजुर्गों से मिलने का हमारा ये संस्कृत है। वहां बुजुर्गों की हैसियत नहीं थी, वहां तुम सदन के अध्यक्ष हो और वो सदन के नेता हैं, वो बाउंड्री के अंदर तुम सबसे बड़े हो। सोचिएगा, जैसे देश में सबसे बड़ा राष्ट्रपति है,
लेकिन राष्ट्रपति ने भी प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं किया, दही और शक्कर खिलाया। याद है, देखिएगा, बहुत सी बात है। तो ये भी नहीं है। कारण क्या है? इसीलिए बुजुर्गों ने एक कहावत कही थी कि मुंह खाती है तो आंख शर्माती है, जिस पर मैं भी आपसे एक बात कह देता हूं, बड़े नेताओं से संपर्क रहने पर मुझे सरकारी कोई पद नहीं मिले। तो एक दिन मेरे एक दोस्त ने कहा कि इतने बड़े नेताओं से संपर्क रहने पे आप किसी बोर्ड के, और ये नहीं तो जिसमें आपने ही एक जुमला बोला था कि मैं सुकून से कब्र में जाना चाहता हूं, तो हमने उसको 4 लाइन में बदल दिया कि सुकून से कब्र में जाना चाहता हूं, अनाथ दिल में लाना चाहता हूं, एहसान से झुक जाती है नजरें, हम तो उनसे आंखें मिलाना चाहता हूं। तो जब आंख मिलाने की हसरत रखेंगे काजमी साहब, तो लेने की बात नहीं रखेंगे। अब वो तो एहसान से झुक जाता है कि मेरे को अध्यक्ष बनाने की कैपेसिटी केवल मोदी में थी, और मोदी ने मुझे बनाया, इसलिए वो मोदी के सामने झुक जाता है। उस वक्त वो नहीं, उसका मस्तक ही नहीं, उसका मन भी झुक जाता है। जब मन झुक गया तो मस्तक को सीधा रखने से क्या फायदा है? और ये फंसा हुआ है। लेकिन सोच रहा है काजमी साहब वो ये सोच रहा है कि अगर हम अब सरकार के फेवर में जाने लगेंगे ज्यादा, और खतरे का मामला है, कहीं हमारे पेपर और विश्वास प्रस्ताव आएगा तो पद से भी जाना पड़ेगा। इसलिए इन्हें भी थोड़ी थपकी दे, उन्हें भी थोड़ी थपकी दे, दोनों के बीच समन्वय बना के कुछ दिन तो चला ले, बाद में तब तक दल बदल हो जाएगा, कोई लालच से आ जाएगा, और नहीं आएगा तो कोई इधर से उधर जाएगा, तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। वो भी ये सोच रहा है। अच्छा, जो आपने कहा था ना बांधने वाली। जी, लोकसभा में ये जो अमोल कोल्हे जो मेंबर पार्लियामेंट है एनसीपी के, उन्होंने तो कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, आप बिल्कुल नाइंसाफी कर रहे हैं। और उन्होंने सरकार में बैठे हुए लोगों को कहा कि मौसम खराब आने वाला है, पेटी बांध लीजिए, कुर्सी की पेटियां बांध के रखिएगा। तो ये कुर्सी की पेटियां बांधने की बात, उधर लालू यादव ने कह दिया कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। इधर ये रोजाना की तू मैं हो रही है। मोदी जी को उन्हें याद दिला दिया राहुल गांधी ने कि आप तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो उस पर स्पीकर साहब उन्हें रोकने लगे, और वो बार बार कहते रहे कि जब मैंने नहीं कहा, मोदी जी खुद कह रहे हैं। तो ये इस तरह से क्या कोई देश का भला होने वाला है? इस तरह से क्या होगा? देखिए, पहली बात यह है कि इसी से आदमी के 2-3 चीजें हैं। एक बुद्धि है, एक विवेक है, और बुद्धि विवेक के साथ एक समय होता है। समय अनुकूल, जानते हैं, समय के अनुकूल अगर कोई बात होती है तो उसका एक अलग महत्व होता है। समय के विपरीत कोई बात हो तो उसका अलग होता है। शादी में हंसिए, कोई बुरा नहीं मानेगा, मैयत में ठठाका लगाएंगे तो कोई ना कोई कुछ तो कहेगा। आज वो नॉन बायोलॉजिकल तो वो बोलने को बोल दिया, मगर आज वही बात उसको तीर की तरह चुभ रही है। और ये इशारा उसने जो है कर दिया है अध्यक्ष को कि जब ऐसी बात आए तो रोक दो, क्योंकि वो उसको अब चुभ रहा है। जब नॉन बायोलॉजिकल के बाद मेरी ये हालत है, भगवान की हालत इस तरह से होती है क्या जिस तरह से हो रही है? और तारीख पुरुष की ये हालत होती है क्या? आज चेहरे पे 12 बजे हुए हैं साहब, चेहरा हवाई खा रहा है, तो आवाज लड़खड़ा रही है। अब वो मोदी नहीं कि खड़े हो जाए तो तालियां बजती थी, अब मोदी बोलने लग रहे हैं तो हिम्मत बढ़ाने के लिए टेबल बजाए जा रहे हैं, जबकि बात उसमें बजाने वाली रह भी नहीं रही है, मगर हिम्मत की अफजाई करने के लिए उनके लोग बजा रहे हैं। देखिए, सदन ऐसे ही चलेगा, सदन इससे भी बुरी हालत में जाएगा। आप पूछेंगे क्यों जाएगा? आप ही बताइए। आपके अगर 5 बच्चे हैं, 2 को प्यार देंगे तो 3 बगावत में उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? बिल्कुल। रोटी में आधी रोटी कोई कम कोई ज्यादा खाता हो वो बात अलग है, लेकिन खाना बदल के तो नहीं दे सकते ना। सोचने की बात है। जो कमजोर है उसे टॉनिक दीजिए ना, कौन रोकेगा? लेकिन एक की रोटी बंद करके वो कहेंगे कि वो कमजोर है तो तू भी कमजोर हो जा। इसे क्या है? ये सब बड़ी दिक्कत है।
सरकार चलाना अब इनके बस की चीज नहीं रह गई है, क्योंकि ये तो बड़े अलग ढंग से सरकार चलाते थे ना। अभी आपको मालूम है, जनता में एक और बात जाने लगी है। मैं ग्रामीण में गया था, 5 किलो गेहूं जो बांट रहे हैं, जनता कह रही है साले खैरात दे रहे हैं क्या, ये हमारे ही पैसे हैं। अब जनता समझ गई है कि इनके अब्बा के घर का पैसा नहीं है, ये अब हमारे पैसे हैं और ये हमसे लूट कर पूंजीपतियों को दे रहे हैं। जनता धीरे धीरे समझ रही है। मैं उसी पर आने वाला था। राहुल गांधी एक बात तकरीबन हर तकरीर में कर रहे हैं, हर मौके पर, चाहे वो इलेक्शन में गए हो जब, अब संसद में बोल रहे हैं अब, और जब भी उन्हें मौका मिल रहा है अपोजिशन लीडर के तौर पर एक बात वो बार बार दोहरा रहे हैं, वो ये कि मोदी जी 10-20 पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, पूरे देश की कीमत पर, पूरे देश को कमजोर करना, गरीब बनाना, और इन 15-20 लोगों को ज्यादा से ज्यादा देश की संपत्ति उनके हाथ में दे देना। इस बात को जो वो दोहरा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई वो जो पूंजीपति बैठे हुए हैं वो भी तो जाहिर है ये सब कार्रवाइयां देख रहे हैं, वो राहुल गांधी के या इंडिया अलायंस के खिलाफ कुछ कर सकते हो? ऐसे कर रहे हैं, हाँ। कर रहे हैं। एमपी खरीदने की बातें चल रही है अंदर अंदर, उस पर आप मत जाइए। आप काजमी साहब पर थोड़ा हाथ रखिए। 14 लाख करोड़ का हमारे देश का बजट है। 34 लाख करोड़ का हमारे देश का बजट है। अब 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का यहाँ माफ किया गया है। सोचिए, पहले बात सोचिए, यानी जिस देश का आधा बजट पूंजीपतियों का, अभी आप इन्हीं का आंकड़ा देखिए, 1,14,000 करोड़ मध्यम वर्ग के लोगों ने पूंजीपतियों से ज्यादा टैक्स दिया है। समझिए, यानी अब आप बताइए कि जो दे रहा है इसके लिए कुछ नहीं दे रहे हैं, और जो इनको लूट रहा है, जिसको लुटा रहे हैं कमीशन पर, उसका माफ भी कर रहे हैं और उन्हीं को ये दे भी रहे हैं। तो कैसे चलेगा? इसलिए जनता धीरे धीरे सजग हो गई है, और मोदी जी अब ये चलने वाला नहीं है। पूंजीपति भी, हम आपको बता दें, हमको भी कुछ खबर मिलती रहती है, पूंजीपति भी अब विदेश के तरफ भागने के चक्कर में है। जैसे कुछ भाग गए, कुछ ये कर रहे हैं। यहाँ जो शादी का ढोंग में बड़े बड़े को बुलाया गया, उनके जरिए भी सौदा निपटाया गया। कुछ मौके होते हैं जहां से बाहरी लोगों को बुला के रिश्ते बना लिए जाते हैं, तो शादी के बहाने बड़े देशों के जो लोग आए हैं उनके जरिए भी रिश्ते बनाए गए, और ये रिश्ता भी भगाने में काम आएगा। इस देश को जो है क्या करने वाले हैं आप सोच लीजिए। एक बात ये है कि लोहिया जी कहा करते थे कि जब तक भूखा किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। आप बताइए, किसानों की आत्महत्या रुकी क्या? धरती पर से किसान बेचारे जो अनाज पैदा करते हैं, उनकी हालत सबसे बुरी है कि नहीं है? ये आप बिल्कुल, जिसको आप अन्नदाता कहते हैं, जनता राजा कहते हैं, सोचने की बात है। दूसरी बात, मजदूरों की हालत क्या है, और उन मजदूरों को खटाने वाले लोगों की हालत क्या है? देखिए, मेहनत पर भूखे मर रहा है, और जो उससे काम ले रहा है वो करोड़पति बनता जा रहा है। ये क्या व्यवस्था है? देश में हमारे आगे के जीवन का कोई गारंटी नहीं है। ठेकेदारी प्रथा है। पहले पेंशन होता था तो औरत से आदमी कहता था, देख ले मैं सरकारी नौकरी पा गया हूँ, तेरे को मरते दम तक जिंदा रखूंगा, मैं मर जाऊंगा तो भी आधी पेंशन पर तू जिंदा रहेगी। तो यार उधर ही टाइम के बाद जिंदा रहने की स्थिति नहीं है। ये हालत है। कुछ नहीं की बात है काजमी साहब। देश कहाँ जा रहा है ये आप सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, लेकिन देश की सत्ता पर बैठे वाले ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा बिल्डिंग बनना चाहिए, हमारा मकान बनना चाहिए। आपने एक बार बात कहा था, मैं उस पर एक लाइन कह देना चाहूंगा। आपने कहा था, याद होगा, करोड़ों के महल में इंसान को उतना सुकून नहीं मिलता है जो करोड़ों नहीं कौड़ी भर सुख मिल जाए तो सुख मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि करोड़ों के महल बनाकर तुम रह सकते हो, किरदार का घर बनाकर जरा देखो। किरदार का जिस दिन घर बन जाता है वो आदमी सुख की जीवन को जीता है,
करोड़ों के मकान से क्या होने वाला है। ईंट मिट्टी गिट्टी सीमेंट की इमारत सुकून नहीं देती है, सुकून देती है हाथों का काम। बेरोजगारी से अगर हम बचे रहे, अच्छे दाने से पेट भरा रहे, दिमाग में नफरत ना हो, प्यार हो, ये सुकून देता। लेकिन इस देश के लोगों में नफरत भरने का काम हो रहा है, सुकून और शांति छीनी जा रही है। केवल यहाँ पर सरकार चलाया जा रहा है, विचार दबाया जा रहा है, यहाँ देश बचाने की बात की जा रही है, मगर देश को बेचा जा रहा है। बस इतना सोचिए। अच्छा, एक बात बताइए, इस लोकसभा इलेक्शन के बाद जिस तरह से इंडिया अलायंस के लोग लोकसभा में, राज्यसभा में जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल मिले हुए आपस में तालमेल के साथ वो अपोजिशन एक मजबूती से खड़ा हुआ है। इसी बीच में आपने जरूर देखा होगा वो वीडियो जिसमें लोकसभा में राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी को चैलेंज करते हुए कि इस बार हम आपको गुजरात में भी हराने जा रहे हैं, इंडिया अलायंस आपको गुजरात में भी हराएगा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो राज्यों में इलेक्शन होंगे उनमें भी ये सब अलायंस इसी मजबूती से चलता जाएगा और बीजेपी को तहस नहस करता हुआ चला जाएगा, या अब भी आपस में कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव और एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की प्रवृत्ति बाकी होगी, कहीं कोई चिंगारी ऐसी बाकी है? आपको क्या लगता है? देखिए, चिंगारी तो है, चिंगारी है, चिंगारी से इनकार मत कीजिए, क्योंकि चिंगारी नहीं रहेगी तो आग कहां से लगेगा। अभी फिलहाल हम जब देख रहे हैं तो एकता दिख रही है, एकजुटता दिख रही है, लेकिन जो सरकार सामने बैठी हुई है वो कहीं एकता को पसंद नहीं करती है, ये कहीं न कहीं सुलगाती रहती है। और हर जगह महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, हर जगह खुदगर्ज लोग होते हैं, हर जगह बहुत सी चीजें होते हैं, समझ रहे कि नहीं सर? तो आज की ये हालत हो गई है कि अभी तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन जो मुझे सुनगुन मिल रहा है, समाजवादी में आज तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, मगर वहां पर ही इनके चाचा को, समझ लीजिएगा, जो चाचा छटके थे एक बार, उनको फिर से सुलगाया जा रहा है धीरे 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 धीरे, समझ रहे कि नहीं? तो उसी तरीके से और भी चीजें चल रही हैं। तो पद जानते हैं, जग का लालची हो या पद का लालची हो, लालची कुछ भी अपना बचाता नहीं है, धर्म भी बेच देता है और सम्मान भी बेच देता है। तो ये चीजें होने की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी इंडिया एकजुट है। अगर इस तरह से एकजुट रहा तो गुजरात हराना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से। जी जी जी, तो ये है देश के सियासत का हाल, और हमें सभी को बहरहाल एक कोशिश तो जरूर करनी चाहिए कि जहां संविधान का सम्मान हो, जहां हर शहरी का, हर नागरिक का सम्मान हो, उनके हक हकूक मिले, उसके लिए कोई काम करे, उसके साथ हमें जरूर खड़ा होना चाहिए। एक बात मैं अक्सर कह देता हूं, शायद किसी को ज्यादा भारी लगती हो, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से पैदल यात्रा करके पूरे देश की वो जो मिसाल कायम की है, वो कोई झूठा मक्कार नहीं चल सकता 8,000 10,000 किलोमीटर। वो आदमी पैदल चला है, उसने पूरे देश को समझा है, और अब वो मजबूती से लोकसभा में अपनी बात रखता है और मोदी जी को लाजवाब कर देता है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, कैसे सरकार चलेगी, पेटी बांध लो कुर्सी की, ये जो वार्निंग दी जा रही है, ये कब पूरी होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। हम आप सभी देखेंगे। हमारी दुआ सिर्फ यही है कि जो कुछ हो देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।